हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया सुप्रा मॉलिक्यूल्स। तो अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे सुप्रा मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल में बायोलॉजी मतलब केमिस्ट्री में कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टर्म देखेंगे सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर्स। सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर्स। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में रिसेप्टर वर्ड का मीनिंग बताया था। तो रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने अंदर किसी गेस्ट को रखेगा। तो ऑब्वियसली रिसेप्टर क्या है? एक तरीके से होस्ट है। होस्ट जिसके पास कुछ बाइंडिंग साइट्स होंगी जो कि नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये जो होस्ट होते हैं इनका अबायोटिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रोल होता है। दे आर सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर आर यूजफुल इन अबायोटिक केमिस्ट्री। अबायोटिक केमिस्ट्री मतलब जहाँ पे प्रोटीन और अमाइनो एसिड इन सब का रोल होता है, वहाँ पे अपना सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर यूज होता है। ठीक है, तो अब सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर कौन से कंपाउंड्स एक्ट कर सकते हैं एज सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर? तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है। अपना जो अब तक हमने जो लेक्चर दिखाया उसमें अपना फेमिलियर कौन सा था? क्राउन ईथर, जो कि एक पॉलीसाइक्लिक मैक्रो ईथर है। तो ये क्राउन ईथर कैन एक्ट एज सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखो जो अपना ये जो रिसेप्टर होता है इसके पास होती है कैपेसिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद गेस्ट मॉलिक्यूल। ओके, कंडीशन क्या होती है? अपना जो सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर होगा उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद गेस्ट मॉलिक्यूल। ओके, और ये जो स्टेबिलिटी ऑफ ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा होस्ट या फिर हम कह सकते हैं रिसेप्टर प्लस गेस्ट इनसे जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स, ये जो हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा इसकी जो स्टेबिलिटी है अगर वो अच्छी होगी तभी ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इस कॉम्प्लेक्स का ही नाम क्या है? सुप्रा मॉलिक्यूल। तो ये सुप्रा मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब इसकी स्टेबिलिटी हो। और उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? इसकी स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं एसोसिएशन कांस्टेंट से। अब एसोसिएशन कांस्टेंट पता है, हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में देखा हुआ है। एसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? सिंपली जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो होता है वो होता है एसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है अपना के अल्फा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका स्टेबिलिटी। और अगर ये हायर है तो ये कॉम्प्लेक्स इजीली बन जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हायर होगी तो बनेगा। या फिर हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हम इसकी वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट है उसका। तो ये सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर्स होस्ट और गेस्ट का कॉम्प्लेक्स कब फॉर्म होगा? ये तब फॉर्म होगा जब हमें इसकी स्टेबिलिटी मिल रही होगी। तो इसका एम क्या है? अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का एम क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ सुप्रा मॉलिक्यूल। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सुप्रा मॉलिक्यूल मतलब हम जो सुप्रा मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, जो होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे वो हमें स्टेबल चाहिए। अगर वो स्टेबल मिल रहा है तो वो सुप्रा मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये होता है इसका एम। तो ये स्टेबिलिटी चेक करने के लिए अपने पास दो प्रिंसिपल्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है कि विच आर द टू प्रिंसिपल्स विच आर यूज्ड in which are used in governing the stability of synthetic molecular receptor कह दो, host gas complex कह दो, supra molecules कह दो। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रिंसिपल होता है, पहला प्रिंसिपल कौन सा है? तो इसमें दो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल अपना होता है प्रिंसिपल ऑफ प्री ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्री ऑर्गेनाइजेशन, आपको वर्ड से ही पता चलेगा। प्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर अपना कॉम्प्लेक्स स्टेबल, हमें क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं चेक करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा जिस कॉम्प्लेक्स में अपना जो होस्ट है और जो गेस्ट है ये दोनों कॉन्फॉर्मेशनली अगर ऑर्गेनाइज्ड है फॉर बाइंडिंग। अगर ये केस अपने पास है अवेलेबल, मतलब अगर होस्ट और गेस्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि इनके बीच में इजीली बाइंडिंग हो सकती है, अगर ऐसा हमारे पास केस अवेलेबल है तो वो जो अपनी सुप्रा मॉलिक्यूल मिलेगा वो हमें मिलेगा स्टेबल सुप्रा मॉलिक्यूल, स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो ये इसकी पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन यानी कि पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्री ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्टेटमेंट आप चाहे लिख लो। स्टेटमेंट क्या है? द कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल इफ द होस्ट एंड द गेस्ट आर conformationally organized for binding।
बाइंडिंग होने से पहले ही अगर होस्ट और गेस्ट कॉन्फर्मेशनली ऑर्गेनाइज्ड है तो फिर उनकी बाइंडिंग अच्छे से होगी। अब कॉन्फर्मेशनली ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? मतलब ऐसे कि अगर सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं कि होस्ट कुछ इस तरीके से कि इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह की चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इसके साथ अगर मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है और सपोज मेरे पास गेस्ट कुछ इस तरीके से जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके की बाइंडिंग है, तो क्या इनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा होगा? तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो इसका मतलब ये इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा। लेकिन सपोज वही मेरे पास अगर ऐसे है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके मेरे पास होस्ट है और जो अपना गेस्ट है उसके पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके का इंटरेक्शन और इस तरीके से कॉन्फर्मेशन भी अगर अलाइन हो गए, तो क्या अगर मैं इन्हें उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लूँ तो स्टेबल होगा? तो बिल्कुल स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव में इंटरेक्शंस होंगे, अट्रैक्शंस होंगे और ये मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा। तो यही अपना पहला प्रिंसिपल कहता है कि अगर होस्ट और गेस्ट पहले से ही कॉन्फर्मेशनली ऑर्गेनाइज हो जाए बॉन्डिंग के लिए, अगर ऐसा केस अवेलेबल है तो वहाँ पे जो अपने हमें सुप्रा मॉलिक्यूल मिलेगा वो स्टेबल होगा। तो ये है पहला प्रिंसिपल। और सेकेंड प्रिंसिपल अपना क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो इस प्रिंसिपल में क्या कहते हैं? इसमें ये भी सिमिलर ही है, लेकिन इसे हम और एक नाम कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर रिकॉग्निशन। ओके, स्ट्रक्चर रिकॉग्निशन, इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर रिकॉग्निशन। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि द गेस्ट मॉलिक्यूल must fit into the host cavity, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर चाहिए ना। तो इसमें क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि अपना जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो फिट होना चाहिए होस्ट की कैविटी के अंदर। अगर ऐसा है और इसके साथ ही हमें क्या होना चाहिए? एंड द फंक्शनल ग्रुप। ये प्रिंसिपल में क्या कह रहा है? The guest molecule fit into the host cavity and the functional group on binding site must be complementary to the guest molecule। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब या तो होस्ट की जो कैविटी होगी, जैसे हमने अभी इसके पहले एग्जांपल में देखा था, जब हमने देखा था कि 15 क्राउन और ये वाला जो अपना क्राउन इधर है 15 क्राउन 5, ठीक है, तो इसके अंदर पर्टिकुलरली Na+ ही फिट हो रहा है। इसका क्यों फिट हो रहा था? क्योंकि उसकी कैविटी जो थी, उसकी जो कैविटी थी वो फिट हो रही थी, अपना जो होस्ट है मेटल आयन वो फिट हो रहा था इसकी कैविटी के अंदर। तो पहला अपना सेकंड प्रिंसिपल ही ये है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी क्या कहता है? गेस्ट मॉलिक्यूल मस्ट फिट इनटू द होस्ट कैविटी, एक, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो होस्ट के अंदर है और जो गेस्ट के अंदर है वो दोनों फंक्शनल ग्रुप कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, दूसरे को उन्होंने कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वो एक दूसरे को रिपेल करने वाले फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो अगर कोई भी दो होस्ट और गेस्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं और ये इन दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तब हमें जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा, सुप्रा मॉलिक्यूल मिलेगा, वो बहुत स्टेबल होगा। इसीलिए इन प्रिंसिपल्स को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स गवर्निंग द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर्स। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? तो इसके डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं। तो आज हम पहला एग्जांपल देखेंगे सिर्फ। तो पहला एग्जांपल क्या है? मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट। अब जब से हम सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर कह रहे हैं, तो उस रिसेप्टर का मतलब क्या है? हम एक्चुअल पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, पहला स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें पता चलेगा एक्चुअल रिसेप्टर क्या होता है। तो ये रिसेप्टर क्या है? मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट। आपको क्लेफ्ट वर्ड का मीनिंग अगर पता हो तो क्लेफ्ट का मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से गैप हम कह सकते हैं, स्लिट कह सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्लेफ्ट, जिनके बीच में थोड़ी ऐसी इस तरीके से कैविटी होती है, जगह होती है, गैप होती है, फिर स्लिट होती है, जिसके अंदर हम एक गेस्ट मॉलिक्यूल को रख सकते हैं। यहाँ पे हम गेस्ट मॉलिक्यूल को रख सकते हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट क्या है? मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट दे आर द सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर्स। सबसे पहले वो क्या है? वो है सिंथेटिक मॉलिक्यूलर
रिसेप्टर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट्स क्या है, सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर्स है, और इनकी कंडीशन क्या है, विच कंटेन मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट्स, विच कंटेन क्लेफ्ट्स और फिशर्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें गैप्स होते हैं, क्लेफ्ट्स होते हैं, क्लेफ्ट्स और फिशर्स, विच आइदर हैव, इनके पास दो चीजें हो सकती है, विच आइदर हैव, एक तो इनके पास क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले इनके पास क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। कौन से फंक्शनल ग्रुप्स, तो फंक्शनल ग्रुप सच एज COOH, OH, NH2, ये फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। आपको पता है इन फंक्शनल ग्रुप्स की एबिलिटी क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो या तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप होने वाले अगर सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर से उनके पास मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट है, उन क्लेफ्ट्स के बीच में ये COH, OH, NH2 इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स है, तो ये मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। या फिर इनके पास क्या होना चाहिए, और दे which either have functional groups like this, or they have empty या फिर vacant metal orbitals, metal ion orbitals। तो उस empty orbitals में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल शेयर नहीं होते, जस्ट इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, अराउंड द क्लेफ्ट अगर हमारे पास empty orbitals है तो इसमें हम लोन पेयर का इंटरेक्शन करा के हम मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट बना सकते हैं। आपको ये सिर्फ थेरोटिकल डेफिनेशन, ये आपको हो सकता है कि ना समझ में आए कि मैंने एग्जैक्टली क्या कहा। अब अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगी और आप इसे कोरिलेट करोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या कहना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, वो है केम्स ट्राइएसिड। तो एक तरीके का ट्राइएसिड, यानी कि इसमें 3 COH फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं, क्लेफ्ट फॉर्मेशन हेल्प करते हैं। तो देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो क्लेफ्ट कौन है और इसका क्लेफ्ट कहाँ पे बन रहा है और किस बीच में बन रहा है। देखो केम्स ट्राइएसिड सबसे पहले क्या होता है, ये एक साइक्लोहेक्सेन रिंग 6 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, और इसमें एट पोजीशन 1 एक COH ग्रुप है, एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे Me ग्रुप है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, थर्ड पोजीशन पे एक COH ग्रुप होता है एक्सियली, फोर्थ पोजीशन पे क्या होता है, एक्सियल पे मिथिल ग्रुप होता है, फिफ्थ पोजीशन पे एक्सियल पे COOH ग्रुप है और इक्वेटोरियल पे मिथिल ग्रुप है, और फिर अपना जो सिक्स्थ पोजीशन है वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ पे फंक्शनल पोजीशंस को नंबरिंग दे देते हैं। तो ये क्या है अपना, ये देखो 1 2 3, ये है ट्राइएसिड, ये जो है केम्स ट्राइएसिड, ये उस कंपाउंड का नाम है केम्स ट्राइएसिड। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट की तरह कब करेगा, जब हम इसका इंटरेक्शन कराएंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ केम्स ट्राइएसिड, इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और हम एक कंपाउंड लेंगे एक्रिडिन। तो आई होप आपको एक्रिडिन पता होगा। एक्रिडिन क्या होता है, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जो एंथ्रासिन की तरह होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक कार्बन एक CH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है एक नाइट्रोजन आइटम से। तो इस तरीके का जो अपना स्ट्रक्चर होता है ये होता है एक्रिडिन, जिसमें ऑब्वियसली एंथ्रासिन की तरह डबल बॉन्डिंग होगी, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या पे होगा, हमें डाई अमाइनो डेरिवेटिव लेना है, डाई अमाइनो एक्रिडिन लेना है। ठीक है, और हम देखेंगे कि क्लेफ्ट कैसे बन रहा है, सिर्फ आपको ये ध्यान से निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, डाई अमाइनो का मतलब यहाँ पे एक NH2 ग्रुप, और यहाँ पे अब यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम होगा, आप समझो यहाँ पे क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा, और सिमिलरली यहाँ पे एक Me ग्रुप होगा और यहाँ पे एक Me ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे Me, नीचे हम निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ केम्स ट्राइएसिड के लेने हैं और एक मॉलिक्यूल हमें डायमाइनो एक्रिडिन का लेना है। अब हम जब इनके बीच में बॉन्डिंग कराएंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसमें हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट, एक क्लेफ्ट क्या होगा, जब इनका बॉन्डिंग होगा तो एक क्लेफ्ट मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली सबसे पहले एक्रिडिन, ये जो हमने अमाइनो एक्रिडिन निकाला हुआ है उसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्रिडिन रिंग निकाली। ठीक है, तो एक्रिडिन निकालने के बाद जैसे कि मैं स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले यहाँ पे था NH2, मैंने सिर्फ N लिखा है, यहाँ पे भी NH2 N लिखा है, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ से ये H2 और यहाँ से COH ग्रुप्स जो है उनमें से हमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके बॉन्ड बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो
तो हमें यहाँ पे 6 नंबर ये जो है इसी को सिर्फ हम अलग फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से। अगर आपको ये समझ में आ रहा है उससे ड्रॉ करके देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यही रिंग है, मैंने जिस इसको इस तरीके से घुमा दिया, तो मतलब इसको इस तरीके से घुमा दिया है सिर्फ। तो यहाँ पे ये वाला जो 1 है उसको हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब नंबरिंग तो आपको समझ में आएगा, ये 1 है तो ये 1। तो देखो 1 का ये अगर हम इस तरीके से देखें तो ये इक्वेटोरियल पे है, ये एक्सियल पे है। तो हम सिमिलरली हम क्या करते हैं, ये और ये हमने जैसे थे वैसे ही निकाल दिया, ठीक है। तो ये COOH फंक्शनल ग्रुप था, ये ME था, जस्ट हमने रिंग को फ्लिप किया है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे था वैसे निकाल दिया। अब सेकंड नंबर का यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है। तो देखो 2 पे कुछ भी नहीं है, 3 पे क्या है, COH ग्रुप है, तो ये 3 होगा। तो 3 का हमें COH ग्रुप लेना है, ठीक है। हम कैसे ऐसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O लिख लिया। उसके बाद क्या है COOH। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस OH को, जो थर्ड नंबर का जो कार्बन था, थर्ड नंबर का उसका OH और इसका H2, इसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल्स को मतलब मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देंगे। तो हमें सिंपली क्या मिलेगा, हमें सिंपली मिलेगा इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड हमने निकाल दिया। तो अब क्या होगा, फोर्थ पे जाते हैं। फोर्थ पे क्या है, देखो एक Me ग्रुप है, तो वो Me ग्रुप मैंने एज इट इज निकाल दिया। अब फिफ्थ पे क्या है, देखो फिफ्थ पे एक COH ग्रुप है, एक Me ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, इसको Me को मैंने एज इट इज निकाल दिया। और अब COH को मैं क्या करूंगी, हम COH को इस लाइन के साथ बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से। CO जो यहाँ पे था और इस कार्बन का मतलब इस वाले कार्बन अपना कार्बन नंबर 5 है ये, तो इस वाला कार्बन, इस वाला ऑक्सीजन और इस कार्बन का और इस वाले नाइट्रोजन, जहाँ पे नाइट्रोजन आना चाहिए था ना, उस नाइट्रोजन के साथ मैंने क्या किया, इस कार्बन का इस नाइट्रोजन के साथ ही, मतलब हमने क्या किया, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पे जो कार्बोनिल COH ग्रुप्स थे उन दोनों का ही बॉन्ड इस वाले नाइट्रोजन के साथ कर दिया। तो ये इस तरीके से, यहाँ पे देखो कितने नंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से 6 नंबर एक रिंग हमें मिली है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 6 नंबर पे कुछ नहीं था, तो 6 नंबर कुछ नहीं। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसको घुमाया और इस एक मॉलिक्यूल के इस एक NH2 के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना के इस तरीके से 6 नंबर रिंग को बना दिया। सिमिलरली अब यहाँ पे और हमने 2 लिए थे मॉलिक्यूल्स, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा। तो हम दूसरा मॉलिक्यूल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो हम ट्राई करते हैं उसको ड्रॉ करने का। अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर दें, अगर इस तरीके से ड्रॉ कर दें 1 2 3 4 5 6, तो देखो कार्बन नंबर 1 हम फिर से यहीं पे लेते हैं। तो देखो 1 पे क्या है, COH है और Me है, ठीक है, ये 1 है। तो हम 2 कहाँ पे लेंगे, देखो सपोज हमने 2 यहाँ पे ले लिया, 3 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो 3 जैसे यहाँ पे लिया होता, 2 3 4 5 और 6, राइट। तो 2 नंबर पे क्या है, यहाँ पे देखो 2 नंबर पे कुछ भी नहीं है, 3 नंबर पे क्या है, COH। तो हम इस COH का यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। तो हम कैसे बना सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं ना, इससे अटैच्ड एक C है जिसे डबल बॉन्ड O अटैच्ड है और ये नाइट्रोजन से अटैच्ड हुआ, इसमें से ऑक्सीजन H और नाइट्रोजन का इस वाले H निकाल दिया हमने, ठीक है, सिर्फ है। और यहाँ पे देखो 4 नंबर पे क्या है, Me ग्रुप है जो हमने एज इट इज लिख दिया। 5 नंबर पे क्या है, Me है और COH है। तो हमने क्या किया, Me को यहीं पे रख दिया और इस COH का हमने बॉन्ड बना दिया। आप कैसे ही दिखा सकते हो, सिर्फ बॉन्ड दिखाना है COH के बीच में। आप चाहिए तो ये बॉन्ड ऐसे ऊपर से यहाँ से दिखा सकते थे और ये नीचे से दिखा सकते थे, ठीक है, सिंपल जैसे आपको सही लगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर रिंग यहाँ पे भी है। आप इसी को सही से दिखा सकते हो और आप ये क्या कर सकते हो, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ऊपर से और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से नीचे से दिखाओगे तो आई थिंक आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये बॉन्ड इस तरीके से नीचे से दिखाओ और ये बॉन्ड ऊपर से दिखाओ, ठीक है। 6 नंबर रिंग बन रही है यहाँ पे और 6 नंबर पे कुछ नहीं। तो ये देखो, अब जब ये सब कंपाउंड बन के पूरा हो चुका है तो अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो चीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक तरीके से स्पेस बना है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर से, सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन COH ग्रुप के लोन पेयर, इसको आप खोल के अगर लिखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH आएगा, इसका मतलब इसके लोन पेयर से। सिमिलरली इस ग्रुप में यहाँ पे इसके लोन पेयर से, तो यहाँ पे 3 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है।
तो अगर यहाँ से अगर हम कोई गेस्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे लेके आए, इस एरिया में अगर कोई गेस्ट मॉलिक्यूल लेके आए जिसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज हो, तो वो 3 साइड्स यहाँ पे इन तीनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके यहाँ पे स्टेबल रह जाएगा, और इसी वजह से हमें इस क्लेफ्ट के अंदर एक गेस्ट मॉलिक्यूल को हम ला सकते हैं। इसलिए ये जो कंपाउंड है, ये जो हम क्या कह सकते हैं, इस मॉलिक्यूलर रिसेप्टर्स डिराइव फ्रॉम केम्स ट्राइएसिड। ओके, तो ये जो मॉलिक्यूलर रिसेप्टर है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट है, ये सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर की तरह एक्ट कर सकता है, होस्ट की तरह एक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस होस्ट के यहाँ पे जो कैविटी बन रही है, जो क्लेफ्ट बन रही है, जो गैप बन रहा है, उसके अंदर एक गेस्ट आके रह सकता है और हमें एक स्टेबल होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स दे सकता है। इसीलिए ये क्या है, मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट भी एक तरीके से सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर है, यानी कि एक होस्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी हो गई है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।